लंबे समय से जो बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉबी पवार और जो अन्य 13 लोग थे उनकी रिहाई के लिए यहाँ पर लगातार प्रदर्शन हो रहे थे और आज उनको बेल मिल गई है। तो जो अधिवक्ता हैं उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है, क्या कुछ हुआ आज अदालत में, उसको लेकर उनसे बातचीत करते हैं। देखिए, जिस तरीके से एक जमानत को अटकाने का काम किया जा रहा था, आज फिर जो है हमारे जो अभियोजन अधिकारी हैं वो कई जो दरोगा हैं चोटिल उनके मेडिकल ले आई थी और उनके द्वारा ये कहा गया कि जो प्रेम नगर एसओ हैं वो अभी आईसीयू में भर्ती हैं और उन्होंने मेडिकल लगाया कि जी अब 307 में इनका रिमांड कर दिया जाए। तो लंच से पहले उसी बात पे बहस हुई थी हमारी कि ये 307 में अपराध में नहीं आता है। तो वो फिर 2:30 बजे का हमारा समय रख दिया गया था कि इस पे आदेश देख लेना 2:30 बजे। तो जैसे ही हम 2:30 बजे न्यायालय में पहुंचे तो पीठासीन अधिकारी द्वारा कहा गया कि हमने 307 में रिमांड नहीं लिया और ये इनका खारिज कर दिया। फिर हम जमानत जो प्रार्थना पत्र हमारा लंबित चल रहा था उस पर बहस हुई। बहस होने के बाद न्यायालय ने पाया कि हाँ कि कहीं न कहीं कुछ तो है, तो उनके द्वारा ये जमानत दे दी गई है और वो बच्चों की ये लिए खुशी की बात है, इनके भविष्य को देखते हुए वो जमानतें भी हुई हैं। ये सभी 13 लोगों के लिए है, लेकिन एक थोड़ी सी दिक्कत और आ गई है। वो दिक्कत ये आ गया कि पूरा हाथी तो निकल गया, पूंछ अटक गई है। आज पुलिस ने एक कड़ी बना जोड़ते हुए एक क्रिमिनल हिस्ट्री दाखिल करी। तो हमने जब क्रिमिनल हिस्ट्री की उनसे कॉपी मांगी कि एक हमें भी उपलब्ध कराई जाए, तो जब हमें उपलब्ध कराई गई तो जब मैंने उसे गौर से देखा, मैंने कहा एक क्राइम नंबर तो 56/2023, 57/2023, तो ये एक ही चेन के मुकदमे थे। अगर वो उसमें रिमांड नहीं लिया होगा इन्होंने तो वो आज तो थोड़ा देर हो जाएगी, कल छूट जाएंगे। अगर रिमांड ले लिया होगा तो उनके लिए फिर हमें जमानत प्रार्थना पत्र डालना पड़ेगा और दोबारा कल डालना पड़ेगा और परसों ही उसमें सुनवाई हो जाएगी और वो हो जाएगा। जो मेन था वो हो गया है। 307 को लेके ये खारिज कर दी उन्होंने कि ये 307 का मामला नहीं बनता है, इसलिए खारिज की जाती है, इसलिए खारिज होगी। जी धन्यवाद। सर, आप बॉबी पवार का केस लड़ रहे थे, जमानत हुई, क्या कुछ रहा था? देखिए, मैं बॉबी का ही नहीं, हम सब की तरफ से थे और जो है आज एक नई बात फिर सामने आई कि अभियोजन अधिकारी और आईओ जो है पुलिस वालों के मेडिकल ले आए थे और उनके द्वारा कहा गया कि एक दरोगा भी आईसीयू में भर्ती है। तो कई तर्क उन्होंने रखे तो कि इसमें 307 बढ़नी चाहिए और वो 307 का रिमांड लेने आए थे। पहले तो उसी पर बहस हुई और उस पर बहस होने के बाद वो निर्णय सुरक्षित रख लिया गया कि लंच बाद इस पर आदेश देख लेना। तो लंच बाद सबसे पहले यही बात हुई कि 307 धारा में रिमांड नहीं लिया गया और अब जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी। फिर जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस होनी शुरू हुई। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हमने कहा कि जो मुख्य था 307 वो तो रिमांड भी नहीं हुआ है, बाकी और मुद्दों पे हैं। तो कई जगह ये हुआ कि भाई मान लीजिए पुलिस के जवान खुद जो है पत्थर हाथों में लिए हैं, तो ये चोट इनकी तरफ से आई या उनकी तरफ से आई, ये तो एक गंभीर मुद्दा हो गया था। तो जब फोटो दिखाई देनी शुरू हुई, एक बच्चे को जो है पुरुष जो पुलिस वाले हैं वो उठा के ले जा रहे हैं। हमने कहा क्या उत्तराखंड में महिला पुलिस नहीं है? ये तो महिलाओं को महिलाओं के साथ देखना चाहिए। पुरुष जो है पुरुषों को तो इस तरीके का नहीं करना चाहिए। जब इनके हाथों में पत्थर है तो ये देखने का विषय गंभीर विषय बनता है कि ये किसके द्वारा किया गया है। क्या पता ये पुलिस वाले इन्हीं के पत्थरों से घायल हुए हैं, चोटिल हुए हों। तो ये गंभीर मुद्दा आ गया था। कई ऐसे जो हमने प्रश्न रखे उनका उत्तर अभियोजन के पास नहीं था। जब वो निरुत्तर वाली स्थिति में आ गए तो तब उन्हें ही मैदान छोड़कर जाना पड़ा और फिर आज विजय तो सत्य की होगी। आज सत्य की हमें विजय लगी है कि हाँ सत्यता के साथ कोई चीज़ हुई है तो असत्य तो हमेशा हारता ही है, सत्य की जीत होती है और बच्चों का भविष्य अच्छा रहा। आगे क्या लग रहा है आपको इस केस में कि किस तरीके से आप हैंडल कर रहे हो? और ये जो है जो पुलिस लगातार बात कर रही है कि कुछ अराजक तत्व थे, तो क्या आपने वो बातें रखी? 2-4 चीज़ें हैं। जब हमने वो भी फोटोज़ दिखाई जो इन लोगों ने वायरल करी थी कि हमें इनकी तलाश है, तो जब उनकी तलाश है, जब अभियुक्तगण जेल में चले गए हैं, जिनके हाथों में पत्थर दिख रहे हैं, वो आज तक कहाँ हैं? अगर असामाजिक तत्वों की बात करेंगे तो भैया वो लोग हैं कहाँ? तो ये लोग या तो निर्दोष हैं
अगर पत्थर तो पुलिस ने ही जारी करे थे, वो वीडियो पुलिस ने ही जारी कर रखी है, वो फोटो पुलिस ने जारी कर रखी है, तो ये लोग गुनाहगार है या जो जिन लोगों को पुलिस तलाश रही है, जो पत्थर लिए हाथों में वो लोग गुनाहगार है? तो इन्हीं तर्क चलते रहते, फैक्ट चलते रहते। फंडिंग की बात करें कि भारी इन लोगों के पास भारी फंडिंग आया, बाहर से कोई फंड आया? देखिए, दो चीज़ें होती हैं फंडिंग की। जहाँ तक व्यवस्था की बात चलती है, ये लोग इतने दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, भैया ये कौन सी फंडिंग होगी? कोई खाना खिला रहा है, ये फंडिंग होगी। कोई इन्हें फल खिला रहा है, ये फंडिंग होगी। कोई इन्हें चाय पिला रहा है, ये फंडिंग हो गई। और अब ये 7 दिन से नहाए तक नहीं है, तो इसके लिए भी फंडिंग की व्यवस्था करे क्या कि ये नहा ले? जिनके पास कपड़े नहीं है, क्या इसके लिए भी फंडिंग की व्यवस्था की जाए कि नहा ले? अगर किसी इंसान को जीवित रखना है तो उसके लिए तो भैया कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा कि कहाँ से वो खाना खा पाए। यही तो बात है। कोई इन्हें इस चीज़ के लिए थोड़ा उकसा रहा है जिन्होंने भी फंड दिया होगा कि जाओ यार तुम मार दो। ये फंडिंग की व्यवस्था तो जीवित रहने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम कहाँ जाएंगे? तो वो आजकल चलता भी है। कभी कविता पढ़ी थी मैंने कि स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, यहाँ भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक टिटुर टिटुर जाड़ों की रात बिताते हैं। ये जाड़ों की रात बिता रहे हैं यहाँ, न रजाई है, न गद्दे है, न कुछ है। तो हमारा तो सिद्धांत होता है कि इंसान को पहचानने में मदद करें, सारी चीज़ें। हाँ, आज समाज में मुझे लगता है कि जो 2 समाज होते थे, पशु समाज और मानव समाज, आज मानव समाज पशु समाज से नीचे आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरी बातों से कोई सहमत हो या ना हो, अगर ये चीज़ें देखी जाए तो आज हम पशु से भी नीचे आ गए हैं। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए हमें। और भगवान इन्हें, हम तो ये भी कहते हैं कि इन्हें भी सद्बुद्धि दे, ये प्रयास करें और जो है इनके उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूँ कि इनका भविष्य बड़ा उज्ज्वल हो और इनके माता पिता के सपने साकार हों। तो इसीलिए हम लोग इन चीज़ों पर लगे रहे। आप सबका धन्यवाद।